हेलो। चलिए जी, अपनी बातचीत के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। तो जहाँ तक हमने कर लिया था अब उससे आगे समझने की कोशिश करते हैं बातचीत को। तो चलिए फिर बिना किसी लगा लपेट के बात को शुरू करते हैं। तो जी कहानी है कुछ ऐसी। कल हम बात कर रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन की, दैट की, और उसके साथ साथ हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो दैट है उसका यूज आप कहाँ पे करेंगे, कहाँ पर हु का यूज हो जाएगा। हम फर्क समझने की कोशिश ये कर रहे थे कि किस तरह से चीजें फर्क डालती हैं। अब आपने बहुत सारे एग्जाम्पल कल आपने देखे, उसमें काफी सारे एग्जाम्पल्स में आपने ये देखा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आप हु का यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आप केवल विच का यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आप केवल दैट का यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहानी ये है, ओवरऑल बातचीत सारी की सारी कुल मिलाकर के ये हुई है कि भाई आपको रिवीजन तो देखो करना पड़ेगा यार। ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, अपने आप में भयंकर टॉपिक है, ठीक है। आप सब लोग जानते हैं कि हु का, हुम का और हुज का यूज, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं हु सब्जेक्टिव केस होता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है और हुज पजेसिव केस होता है। इनका यूज हम केवल और केवल पर्सन के लिए करते हैं। पर्सन के अलावा आप इनको किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। हम लोग जानते हैं कि विच का जो हम यूज करते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि विच का जो यूज होता है वो केवल और केवल नॉन लिविंग थिंग के लिए और एनिमल्स के लिए होता है। लेकिन इनमें दैट एकमात्र ऐसा है जिसका यूज आप पर्सन के लिए भी कर लेते हैं, जिसका यूज आप थिंग्स के लिए भी कर लेते हैं और जिसका यूज आप एनिमल्स के लिए भी कर लेते हैं। लेकिन उसमें भी फिर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि कहां पर हु और दैट दोनों आ जाएंगे और कौन सी जगह ऐसी होंगी, कौन कौन सी चीजें ऐसी होंगी, कौन कौन से जो सेंटेंसेस हैं, कौन कौन से सेंस हैं लैंग्वेज में। जो क्योंकि देखो लैंग्वेज में ना सेंस का बड़ा मैटर करता है। लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि बस कोई रूल हो गया और उसके अकॉर्डिंग चलती जा रही है। ऐसा नहीं होता है कि कोई रूल है और उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज चलती जा रही है, नाची ना, ऐसे नहीं होता है। लैंग्वेज का यार खेल क्या है ना, ये डेली लाइफ से रिलेट करती है। यहां सारी की जो सारी चीजें हैं वो डेली लाइफ से रिलेट करती हैं, और जहां वो चीजें सही बैठती हैं तो वहां सही होती हैं, और जहां वो चीजें सही नहीं बैठ पाती वहां सही नहीं होती हैं। और यही चीजें आप अब तक पढ़ते जा रहे हो। अब प्रोनाउन जो है वो नाउन से अच्छा खासा एक बेहतरीन टॉपिक है। नाउन तो आसान था काफी, ये ठीक ठाक टॉपिक है, और आपने इसको बहुत ज्यादा डीप लेवल पे पढ़ा है। हालांकि मेरी कोशिश तो ये थी कि चलो यार ज्यादा डीप ना ले जा जाए, लेकिन मैं काफी डीप तक आपको लेके भी गया हूं। और देखो समझने में यार ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें कहीं कुछ मुश्किल चीजें हैं। मुश्किल चीजें कहीं भी नहीं है, आसानी है चीजें तो। बस नजरिया आपका ये होना चाहिए, नजरिया आपका ये होना चाहिए कि भाई हमें ना चीजों को रिटेन करना है, इन चीजों को समझना है। आप जब जो चीज पढ़ रहे हो ना वो चीज कॉपी पे लिखी ना रह जाए, उसके अलावा वो आपके दिमाग में भी छप जाए, ठीक है। तो चलो फिर बातचीत को शुरू करते हैं। बातचीत की करते हैं हम शुरुआत, और कल से आगे बढ़ते हैं। जो कल एग्जाम्पल्स पे हम टिके हुए थे वहां से आगे समझने की बात को कोशिश करते हैं। तो लास्ट की कुछ क्लासेस में हमने ये बात सीखी थी कि जब भी आप देखते हो कोई रिलेटिव क्लॉज और वो रिलेटिव क्लॉज अपने आप में एक होती है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, तो उसमें आप कभी भी दैट का यूज नहीं करते। लेकिन यदि वो रिलेटिव क्लॉज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, लेकिन यदि वो रिलेटिव क्लॉज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, तो उस केस में आप हु का भी यूज कर सकते हैं। यदि पर्सन है तो हु का भी यूज कर सकते हैं, दैट का भी यूज कर सकते हैं। और यदि कोई थिंग है तो आप विच का भी यूज कर सकते हैं और आप दैट का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको यह समझाया था, मैं आपको लास्ट क्लास में यह समझा करके चल रहा था कि कई बार आप ऐसा देखते हो कि कई बार आप चीजों को कुछ इस तरह से देखते हो। किस तरह से कि भैया आपको ऐसे दिखता है, उससे पहले कोई एडजेक्टिव और फिर दिखता है आपको कोई नाउन, तो मैंने आपको यह समझाया था कि आपको केवल इस नाउन को ही मेंटेन करके नहीं चलना है। अरे भाई साहब ये जो आएंगे ना, ये अ फ्यू, ये द फ्यू, ये ऑल, ठीक है, लिटिल, अ लिटिल, द सेम, द ओनली, ऑल, नोबडी, नन, समथिंग, नथिंग, ये जितने भी चीजें हैं इसको भी मेंटेन करना है। तो इस केस में आप केवल हु का यूज नहीं कर सकते। इस केस में उसके बाद आ जाता है दैट।
आप विच का भी यूज नहीं कर सकते, उस केस में क्या आ जाता है, दैट। ये बात हमने लास्ट क्लास में समझी थी और इसी बात को मैं अब आगे बढ़ा रहा हूं, इसी चीज को मैं अब और आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो जी सरकार, तो बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं और उसी एग्जाम्पल पे जहां पर हम अटके हुए थे उसी से आगे बातचीत को समझने की कोशिश करते हैं, जिस एग्जाम्पल पे हम अटके हुए थे। तो देखिए वो क्या था, तो मैंने आपको जो एग्जाम्पल कराया था वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से था। वो था कि शायद ऐसे था, ही स्पेंट द मनी, ही स्पेंट द मनी, ही स्पेंट द मनी विच या दैट, which या that I gave him। which या that I gave him। तो ये एग्जाम्पल था वो। अब यार एक बात समझ के चलो, कल यहां पर हमारी जो बातचीत थी वो खत्म हुई थी, एक बात जरा समझ के चलो, मैंने यार नजर दौड़ाई, ये है द मनी। अब नाउन से पहले द है, गारंटी की बात है, गारंटी की बात है, उसने वो मनी खर्च कर दी। अब आपको यार आगे तो बताना पड़ेगा ना भाई, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उसने वो मनी खर्च कर दी, इसका मतलब क्या हुआ, उसने वो मनी खर्च कर दी। अरे इसका मतलब फिर क्या हुआ, इसका मतलब यही तो कि आपको जो आगे जिस रिलेटिव प्रोनाउन से आप आगे जो क्लोज बनेगी, जो रिलेटिव क्लोज अगली बनेगी, वो अपने आप में एक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी। क्योंकि देखो पहले नाउन से पहले दा लगा हुआ, आपको आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, ये वाली क्लोज होगी रिक्वायर्ड क्लोज, ये होगी अपने आप में एक रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिसको आप कह के चलते हो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। और एक बात बताओ यार, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज में तो इस मनी के लिए विच भी आ जाएगा, विच भी सही होगा, और इस मनी के लिए दैट भी आ जाएगा, दैट भी सही होगा। दोनों के दोनों ही सही हो जाएंगे, दोनों के दोनों ही सही हो जाएंगे। इस केस में तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, कोई सा भी गलत नहीं होगा, एकदम दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अब बातचीत को आगे बढ़ते हैं। अभी मान लो यार ये एग्जांपल ऐसे ना होता, ये ऐसे ना होता और किसी दूसरी तरह से होता। दूसरी तरह से कैसे, देखो इस तरह से, ये होता कुछ यूं। ये देखिए एग्जांपल आपके सामने, he spent all the money, he spent all the money which या that I gave him। अब जरा ध्यान से सोचिए यार, अब इसको ध्यान से सोचिए, देखो क्या होगा खेल। अब समझना है यहां पे खेल सारा का सारा। जरा एक बार नजर तो दौड़ाना सरकार। ऑल द मनी मैंने क्या समझाया था आपको, याद करो क्या बताया था लास्ट क्लास में। मैंने कहा था यदि नाउन से पहले आपको ये ऐसे वर्ड्स दिखें, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, द सेम, द ओनली, ऑल, नोबडी, नन, समथिंग, नथिंग, और भी बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, उस केस में आपको ही स्पेंट केवल मनी नहीं, ऑल द मनी, इस ऑल को भी आगे रिलेट करना है, इसको भी मेंटेन करके चलना है, इसको भी मेंटेन करके चलना है। और जब मनी को भी मेंटेन करना है और इस ऑल को भी मेंटेन करना है साथ में आगे, तो भाई साहब मनी भले ही नॉन लिविंग थिंग है, अब विच से नहीं, अरे अब विच से नहीं, अब दैट से दिखाओगे भाई साहब इसको, अरे अब दैट से दिखाओगे। जैसे मैं कहने लगूं दिस इज द ओनली स्टूडेंट, कल एग्जांपल ही बताया था आपको मैंने, दिस इज द ओनली स्टूडेंट, तो हु कैन डू इट फॉर यू नहीं, हु नहीं, दैट कैन डू इट फॉर यू। क्यों? क्योंकि द ओनली स्टूडेंट आ गया,
बात आई समझ? ये वाली बात कल आप लोगों को समझाई थी यार। कई बार ना आपने कभी सेंटेंसेस देखे होंगे, कई बार आपने सेंटेंसेस को पढ़ा होगा, तो आप एक वर्ड्स देखते हो, ऑल विच आई हैव स्पेंट ऑल विच आई हैव। तो भाई साहब याद रखना, ऑल विच आई हैव नहीं। कभी भी सेंटेंस में आपको दिखता है ना ऑल विच आई हैव, ना ऑल विच आई हैव नहीं, ऑल दैट आई हैव। विच नहीं, ऑल दैट आई हैव। आप देखोगे जब आप प्रोनाउन के एरर करोगे ना, प्रोनाउन के जब आप एरर करोगे तो आप वहां पे ये पाओगे कि कई बार आपको सेंटेंसेस में लिखेगा, कई बार आपको सेंटेंस में ये दिखेगा कि ऑल विच आई हैव, ठीक है, आई हैव गिवन टू हर ऑल विच आई हैव, कि मैंने उसको सब कुछ दे दिया जो मेरे पास था। तो ना जी ना, ऑल विच आई हैव नहीं, ऑल दैट आई हैव। ये भी याद रखना भाई साहब, बहुत बार एरर आता है इसमें, ठीक है, ये चीज भी याद रखना। ओके, और इसी के साथ जो है दैट लगभग लगभग खत्म हो गया है। अब मुझे बस आगे दैट के बारे में थोड़ी सी चीजें और बतानी है, ठीक है। इसका रिलेशन बताऊंगा मैं वॉट के साथ। कई बार ऐसा लगता है कि जहां पर वोट का यूज होता है, WHAT वोट, जहां पर वोट का यूज हो जाता है वहां पर कई बार दैट भी कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। तो दैट की और वोट के आपस में जो कंपैरिजन है कि दोनों में कौन सा सही होगा, कौन सा क्या होगा, ये आपको भी थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता हो, अरे उससे पहले ये तो पता हो कि वॉट क्या होता है। तो अब हम चर्चा किसकी करने जा रहे हैं? वॉट की करने जा रहे हैं। अब अगला रिलेटिव प्रोनाउन जो हम पढ़ेंगे वो होगा वॉट। चलिए जी, तो आप सब लोग जानते हैं ये हमारा टॉपिक नंबर 10 चला हुआ है, और इस टॉपिक नंबर 10 में मैं अब बात करने जा रहा हूं अगले पॉइंट की। जो भी पॉइंट नंबर आ रहा हो वो डाल लेना, ठीक है। 12, 13, 14 या जो भी आ रहा हो वो आप इस लोग इसमें डाल लीजिएगा। चलो जी, देखो जी भाई साहब, अब हम बात करने जा रहे हैं यहां पर, अब हम बात करने जा रहे हैं यहां पर, अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं व्हाट की, WHAT व्हाट, रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट की। तो रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट की अब हमारी बातचीत होती है शुरू। तो देखो यार, व्हाट किया है, जैसे अब तक आपने हु को देखा, जिस तरह से आपने हुम को देखा, हुस को देखा, आपने दैट पढ़ा, अरे इसी तरह से विच पढ़ा, सेम ऐसा ही भाई ये भी है, सेम ऐसा ही है ये भी, ठीक है। आगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, वो आगे आएगा। और ये भी ये व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करता है, ये व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। कैसे? एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जितने अच्छे एग्जांपल्स होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए जी, ये लिया हमने इसका पहला एग्जांपल, आई डू नॉट नो what he bought, what he bought। जरा नजर दौड़ाइए सरकार इस पे, जरा इस पे नजर दौड़ाइए आप अपनी। मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता जो उसने खरीदा, मुझे नहीं पता जो उसने खरीदा। ये दो तरह से मीनिंग देता है, जो और क्या का भी मीनिंग देता है, लेकिन क्या यहां पे क्वेश्चन वाली चीज नहीं है, क्वेश्चन मार्क वाली बात नहीं है यहां पे। मुझे नहीं पता कि उसने क्या खरीदा, ऐसे कह सकते हो, या असली जो मीनिंग इसमें निकल के आता है वो ये होता है, आई डू नॉट नो व्हाट ही बोट। मुझे नहीं पता जो उसने खरीदा, मुझे नहीं पता भाई उसके बारे में। बात आई समझ? चलो जी, आप देखो, आपको ये साफ साफ दिख रही है, आई डू नॉट नो एक क्लोज, आपको एक क्लोज दिख रही है, आई डू नॉट नो एक क्लोज अपने आप में है, ठीक है। अब यहां पे नजर दौड़ाओ, देखो यहां पे, अब ये रहा बॉट वर्ब, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दिख रही है, ये रही वर्ब, और ये रहा इस वर्ब का सब्जेक्ट, अरे ये रहा इस वर्ब का सब्जेक्ट। चलो जी, कोई टेंशन दी गल नहीं जी। अब जरा ध्यान से सोचो, व्हाट क्या काम कर रहा है, अरे व्हाट क्या काम कर रहा है।
अब काफी लोग पहचान गए होंगे कि काम क्या क्या कर रहा है ये, कोई मुश्किल इतनी बड़ी बात है नहीं। ही बोट, ही ने खरीदा, ही ने खरीदा, अरे ही ने क्या खरीदा, ही ने क्या खरीदा, अरे वही तो कहा जा रहा है, मेरे को क्या पता कि क्या खरीदा भाई अरे मेरे को क्या पता कि क्या खरीदा। दैट मीन्स इसका मतलब ही ने खरीदा वही जो आई को नहीं पता, तभी तो उसने वोट लगाया भाई। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, जो उसने खरीदा, तो जो चीज खरीदी होगी ना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, ठीक है। आप वैसे इसमें तो आप पीछे जाके भी देख सकते हैं, रिवाइंड करके भी, है ना, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ही बोट, ही ने खरीदा, कोई चीज खरीदी होगी, कोई चीज खरीदी होगी, क्या खरीदा नहीं पता, नहीं पता, तभी तो व्हाट का यूज किया है, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, जो खरीदा ही ने, नहीं पता ना उसको। भाई साहब जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से बातचीत को सुनना। वॉट ही बॉट, अरे तभी तो मैं कह रहा हूं जो भी उसने खरीदा होगा वो इस चीज का आंसर आएगा। ये अपने आप तो ही बॉट, अर्सी तो उस चीज की जगह, आपको नहीं पता ना, उसने जो भी चीज खरीदी होगी ही बॉट पेन, तो उसकी जगह ये आपने वॉट लगा रखा है, ये ऑब्जेक्ट है इसका। मतलब ये तो आप वैसे ही पहचान गए होगे यार, ये वर्ब होगी, ये सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। तो यार आसान सी बात है, इतनी सारे दिन हो गए आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हुए, अब तो इतना कोई मुश्किल काम है नहीं। चलो जी भाई, अब जो भी उसने खरीदा वो बस मेरी बात ध्यान से सुनो, वो आई को नहीं पता है, जो भी उसने खरीदा वो आई को नहीं पता है, क्योंकि उसने जो भी खरीदा, जो मुझे नहीं पता है, जो आई को नहीं पता है, अरे उसकी जगह ही तो वर्ड का यूज किया है, अरे उसकी जगह ही तो वर्ड का यूज किया है। और जो भी उसने खरीदा वह कोई ना कोई थिंग रही होगी, कोई ना कोई चीज रही होगी, जो भी उसने खरीदा होगा वो कोई ना कोई चीज रही होगी, कोई ना कोई थिंग रही होगी। अरे उस थिंग को आप सब जानते हो, थिंग क्या होगी, कि नाउन होगी यार, कोई ना कोई नाम होगा उसका, पेन खरीदा होगा, मार्कर, चीनी, कुछ तो खरीदा होगा, समझ पा रहे हो मेरी बात। तो कोई ना कोई थिंग है, अपने आप में वो कोई ना कोई नाउन है, और उस नाउन को दिखाने के लिए उस नाउन की जगह क्या आया है, व्हाट। यही तो रीजन है कि व्हाट क्या है, प्रोनाउन है। अरे प्रोनाउन है, यही तो रीजन है कि व्हाट क्या है, प्रोनाउन है। बात आई समझ, इसीलिए मैं इसको प्रोनाउन कह रहा हूं। अब यहां पर ऐसा कुछ नहीं है अब कि आप यहां पर देखोगे, देखो यहां कोई नाउन होगा उसको रिलेट कर रहा है, ना 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 ना, यहां वर्ड का खेल थोड़ा सा अलग है भाई, वर्ड का खेल थोड़ा सा अलग है, इस वर्ड का खेल थोड़ा सा अलग होता है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, जो उसने खरीदा, तो वो जो चीज है उसके लिए वॉट आया है, ठीक है, जिस चीज का पता ही नहीं है उस चीज के लिए वॉट आया है। बात आई समझ। तो ये बड़ी आसान सी बात रही, ये अपने आप में हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये प्रूव हुआ कि ये होता है एक रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक, उस चीज से रिलेट करता है जिसके बारे में भी पता नहीं है, जानकारी नहीं है हमें, ठीक है, जो हिडन चीज है, जो दिख नहीं रही है, जिसका पता नहीं है, उसके लिए आया है। ओके, तो ये हुआ अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन, और साथ में दोनों क्लोज को जोड़ भी रहा है भाई, आई डू नॉट नो, और ये दोनों क्लोज को साथ में जोड़ भी रहा है, और जब दो क्लोज को साथ में जोड़ रहा है तो अपने आप में कंजंक्शन भी हो गया। अरे अपने आप में कंजंक्शन भी हो गया कि मुझे नहीं पता उसने क्या खरीदा, या मुझे नहीं पता उसने जो खरीदा उस चीज का नहीं पता, ठीक है, बात आई समझ। और वो जो चीज उसने खरीदी उसी के लिए क्या आया है, वॉट, उसी के लिए आपने क्या लगाया है, वॉट लगाया। भाई यदि पता होता तो सीधा उस चीज का नाम ही ना बोल देते, यदि पता होता तो सीधा उस चीज का नाम ही बोल देते। इसका मतलब उस चीज को रिप्लेस किया गया है व्हाट से, इसका मतलब उस चीज को किससे रिप्लेस किया गया है, व्हाट से। अरे मेरे हाथ में मार्कर है, मान लो, ठीक है, मेरे हाथ में ये मार्कर, अब मैं कहता हूं आई डू नॉट नो व्हाट दिस इज, आई डू नॉट नो व्हाट, मैं आपको दिखा करके पूछ रहा हूं, आई डू नॉट नो व्हाट दिस इज, तो व्हाट क्या, मुझे नहीं पता, जो ये है क्या है मुझे नहीं पता। रहे ये मार्कर तो है, इस मार्कर के लिए तो मैंने व्हाट लगा दिया। या से मान लो मैं पूछने लगूं आपसे व्हाट इज दिस, तो जो मैं व्हाट बोल रहा हूं इसके मार्कर के लिए तो बोल रहा हूं, अरे इस मार्कर के लिए तो व्हाट लगाया है। बात आई समझ, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो याद रखना, ये जो एग्जांपल हमने यहां पर लिया है, यहां पर ये व्हाट किसका काम कर रहा है, इस वाली क्लोज के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ठीक है, अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन भी है। अब क्वेश्चन यार ये उठता है, क्या ये वर्ड सब्जेक्ट का भी काम कर लेता है, यहां तो ये ऑब्जेक्ट है,
क्या ये वर्ड सब्जेक्ट का भी काम कर लेगा? क्या ये वर्ड सब्जेक्ट का भी काम करेगा? तो देखो आपको मैं दिखाता हूं ये सब्जेक्ट का काम कैसे करता है। इसी वाली चीज को हल्का सा पैसिव में बना दो, ये गारंटी के साथ सब्जेक्ट का भी काम कर लेगा। देखिए एग्जांपल देखते हैं कि क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट सब्जेक्ट का भी काम कर लेता है। तो देखिए आई डू नॉट नो व्हाट was bought by him. What was bought by him. देखो देखो खेल तो आप देखो ये बाद वाली जो क्लोज है ना, ये वाली जो ही बोर्ड था इसी को मैंने पैसिव कर दिया। तो देखो सीधा सीधा आप देखिए इस वर्ब का बन गया ये रही वर्ब आपके सामने, ठीक है। और ये हेल्पिंग वर्ब और ये देखो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अब वर्ड सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट का भी रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये भी वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब पैसिव बनाते हैं तब सब लोग जानते हो हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, ठीक है। बात आई समझ में? तो देखो इस वर्ब का बन गया भाई साहब, क्या दिक्कत है यार, सब्जेक्ट का भी काम कर लिया इसने। दोनों क्लोज को जोड़ भी रहा है, आई डू नॉट नो को एंड व्हाट वाज बॉट बाय हिम, जो उसने खरीदा। मुझे नहीं पता, जो उसने खरीदा। सेम मीनिंग है भाई दोनों का, दोनों ही बातों का सेम मीनिंग है, कोई फर्क नहीं है ऊपर वाले में। वो इधर वाला जो सेंटेंस है इतना, वहां पर वो एक्टिव वॉइस में बना हुआ है, ये वाला यहां पर पैसिव वॉइस में है, कोई फर्क नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट, इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट दोनों काम कर लेता है। अरे दोनों कौन से काम कर लेता है भाई साहब? सब्जेक्ट का भी काम कर लेता है और ऑब्जेक्ट का भी काम कर लेता है। ये सब्जेक्ट का भी काम कर लेता है और ऑब्जेक्ट का भी काम कर लेता है, दोनों के दोनों ही काम ये कर लेता है, ठीक है। ये बात आई सबको समझ? चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। अब यार एक क्वेश्चन उठा मेरे दिमाग में, अभी हम थोड़ी देर पहले वर्ड पढ़ते आ रहे थे, एक क्वेश्चन यहां से दिमाग में ये आया कि क्या इस वर्ड की जगह हम दैट का यूज कर सकते हैं? मतलब मैं क्या ये इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूं, आई डू नॉट नो व्हाट ही बॉट, आई डू नॉट नो व्हाट वाज बॉट बाय हिम। अब ये जो दो सेंटेंसेस हैं, ये जो दो सेंटेंसेस हैं, क्या मैं व्हाट की जगह दैट का यूज कर लूं? आई डू नॉट नो दैट वाज बोट बाय हिम। अब कुछ लोगों को अजीब लग रहा होगा, दैट तो नहीं बैठ रहा है फिट। अभी देखो आगे एग्जांपल दूंगा, वहां आपको लगेगा कि हो सकता है वो फिट बैठने लगे। ये देखो आई डू नॉट नो दैट ही बोट, तो कई लोगों को लग रहा होगा नहीं यार मजा सा तो नहीं आ रहा है दैट का, लेकिन देखो व्हाट के केस में दैट भी कई बार कंफ्यूज कर देता है। व्हाट के केस में दैट भी कई बार कंफ्यूज कर देता है, ऐसा नहीं है। या तो आपको लग रहा है चलो यार मीनिंग मस्त आ रहा है, व्हाट सही है, दैट तो सही नहीं लग रहा है, लेकिन आप देखोगे कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, आप नहीं समझ पाते कि दैट आएगा या व्हाट आएगा, ठीक है। उस चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूं जरा। यहाँ पे तो आपको लग रहा होगा कि चलो यार मीनिंग मस्त आ रहा है, व्हाट से दैट तो फिट नहीं बैठ रहा, लेकिन भाई साहब कई जगह ऐसे होती हैं जहाँ फिट बैठ जाता है। फर्क समझाता हूँ मैं आपको व्हाट में और दैट में। तो मेरा जो अगला डिस्कशन का जो टॉपिक है वो यही है कि जैसे अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, हमने समझा कि हु कहाँ पे फिट रहेगा, दैट कहाँ पे फिट रहेगा। अभी मैं देखने जा रहा हूँ कि व्हाट का और दैट का क्या मैटर है। मैंने कहा था ना ये दैट ऐसा रिश्तेदार है, जहाँ जहाँ जाओगे वहीं वहीं आ जाएगा परेशान करने। तो भाई देखो इसने परेशान करना शुरू कर दिया है, तो जरा देखिए फिर क्या होती है कहानी, क्या होती है कहानी, जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं साफ करता हूं और आगे की बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं बात करूंगा व्हाट वर्सेस दैट की। और भाई रिकॉर्डेड फॉर्म में भले ही क्लास है, आपको बस ऐसे समझना है कि कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है, आप डेली जैसे क्लास ले रहे हो ऐसे ही क्लास आ रही है, ठीक है। और वैसे भी तुम लोग तो बोलते हो नहीं, है ना, पूछते तब भी कुछ नहीं हो, तुम्हें वैसे भी डाउट कुछ आते ही नहीं है। तो ये भी मत सोचो कि कुछ तुम्हें को डाउट वाउट आ रहा होगा, डाउट तो आएगा नहीं, वैसे भी नहीं आता, और आता भी है फिर तुम वैसे भी पूछते नहीं हो, है ना। तो पूछते नहीं हो तो फिर कोई ज़रूरी भी नहीं है, आराम से देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। और अभी आपको ये भी टेंशन नहीं है कि मैंने क्या बोला, जल्दी जल्दी में छूट गया। अब आराम से कोई लाइन नहीं आ रही है समझ, तो वापस से रिवाइंड करके देख लो, पीछे कर लो, फिर देख लो, आराम से इसमें से लिख भी सकते हो जो मैं बात बोल रहा हूँ, तो अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं उसके बावजूद भी कई कई बार रिपीट कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर मुझे कई बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में भी आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि आप जितनी बार चाहोगे उतनी बार इसको रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है।
चलो जी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट को और दैट को। हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट को और दैट को। देखिए, तो नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है व्हाट वर्सेस दैट। व्हाट वर्सेस दैट, ठीक है। ये कहानी थोड़ी सी अलग है, इसको समझना मजेदार है बात। और मजेदार तो यार सारी बातें हैं प्रोनाउन में। अब तक जो भी आपने पढ़ा है सब कुछ खेली खेल चल रहा है, सब कुछ पूरा खेली खेल चल रहा है अब तक। देखो, मैं आपको फर्क समझाने की कोशिश करता हूं दोनों में क्या फर्क होगा। फर्क समझना, यदि बात की जाए यार व्हाट की, यदि बात की जाए व्हाट की, देखिए व्हाट तब आता है जब आपको कोई चीज अननोन हो। क्या बोला मैंने? अरे व्हाट तब आता है जब आपको कोई चीज अननोन हो। अननोन यानी पता ना हो, या कह सकते हो हिडन हो, छिपी हुई कोई चीज हो। अब जैसे यार यही वाले एग्जांपल उठाओ, यही वाले जो एग्जांपल अभी मैंने आपको कराए, आई डू नॉट नो व्हाट ही बॉट, तो आपको नहीं पता था ना उसने क्या चीज खरीदी। तो यही केस होगा। व्हाट तब आता है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट आप तब यूज करते हो जब आपको कोई चीज अननोन होती है। वो नाउन पता नहीं होता जिसके लिए आप इसको यूज कर रहे होते हो, तब व्हाट आता है। जब उस नाउन का आपको पता नहीं होता ना, तो उस केस में आप उसकी जगह व्हाट का यूज कर सकते हो, ठीक है। अरे ये अननन है, KNOWN, अननन, ठीक है। उसमें आप व्हाट का यूज करोगे भी, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। दैट का यूज हम कब करते हैं भाई? देखो, और दैट तब आता है, दैट भाई तब आएगा, दैट तब आएगा जब कोई चीज नोन हो, या कोई चीज जिसको आप जानते हो, यानी वो सेंटेंस में उसका जिक्र हो, तो उस केस में आप दैट लगाते हैं, तब आता है दैट। यानी जब कोई चीज कैसी हो? नोन हो, जब आप उस चीज को जानते हो, वो चीज शोन हो, यानी दिख रही हो आपको, ठीक है, वो चीज आपको दिख रही हो। कैसे? अब जरा समझने की कोशिश करते हैं भाई, एग्जांपल से समझ में आएगा ये बात। देखो, ये देखो एग्जांपल आपके सामने, मैंने लिखा आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, I did not understand what या that, what या that my father taught me, what या that my father taught me, what या that my father taught me। ध्यान से पढ़ो, इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए, खुद समझने की कोशिश कीजिए क्या कुछ है यहां पर कहानी, खुद समझने की भाई साहब कोशिश करिए। और इसी के साथ साथ ठीक एक एग्जांपल और आपके सामने मैं लिख रहा हूं, इसी के साथ साथ, क्योंकि कंपैरिजन के बाद ही तो ये चीज समझ में आएगी। अरे जब तक कंपैरिजन नहीं होगा तब तक कैसे समझ में आएगा। एक और एग्जांपल देखिए सरकार, इसी के साथ साथ एग्जांपल और एक और देखिए, इसी के साथ साथ एक एग्जांपल आप लोग और देखिए। मैंने लिखा आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। व्हाट या दैट, व्हाट या दैट my father taught me, my father taught me। जरा देखो, आपको पढ़ते ही यार फर्क समझ में आएगा, पढ़ते ही फर्क समझ में आएगा। अब ये दो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। दैट और व्हाट का डिफरेंस आपका एकदम क्लियर कर देंगे ये दोनों एग्जांपल। आपका जो डाउट है ना, जो
डाउट बन रहा हुआ है कि ये अननोन क्या है, नन क्या है ना, हिडन क्या है, शोन क्या है। ये दोनों एग्जांपल व्हाट का और दैट का जो भी डिफरेंस है वो एकदम क्लियर कर देंगे ये दोनों एग्जांपल। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए भाई साहब, पढ़िए। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया क्या, वो कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया, वो कॉन्सेप्ट। अब एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट है, कोई टेंशन दी गल नहीं जी। यार सोच के बताना जरा, सोच के, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से पहले द लगा हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अपने आप में कोई ये लिविंग थिंग तो है नहीं, कोई पर्सन तो है नहीं। सीधी सी बात है भाई साहब, इस केस में आप दैट लगाओगे। आपको तो पता है ना, आपको तो पता है ना क्या समझ में नहीं आया, कोई हिडन बात थोड़ी ना है, कोई छिपी हुई बात थोड़ी ना है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, व्हाट नहीं आएगा, दैट आएगा। दैट माई फादर टोट मी, जो मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया। मुझे समझ नहीं आया वो कॉन्सेप्ट जो मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया। ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ो, अब जरा इस पे नजर डालो, यहां तो कुछ मेंशन नहीं है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट या दैट माई फादर टोट मी, मुझे समझ नहीं आया जो मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया। अरे क्या समझ नहीं आया भाई, उस चीज का पता है आपको? यहां पर वो चीज अननोन है, यहां पर को पता चल गया था, वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। यहां पर तो पता नहीं चल रहा है, मैथ समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, इंग्लिश समझ, भाई कुछ नहीं समझ पा रहा यहां तो। हाँ, यहां तो हम कुछ नहीं समझ पा रहे, बात आ रही समझ? यहां हम कुछ नहीं समझ पा रहे, तो अब फिर क्या करोगे? इसका मतलब यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था भाई। वोट तब आता है, वोट तब आता है जब वो नाउन जिसकी बारे में बात हो रही होती है वो हिडन होता है, अननोन होता है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट माई फादर टोट मी, इस केस में दैट नहीं आएगा, इस केस में दैट नहीं आएगा। बात आई समझ? अदरवाइज आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट माई फादर टोट मी, तो ये सही लगता है कई बार सेंटेंस देखने में। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट माई फादर टोट मी, सही सा लग जाता है कई बार, लेकिन ना जी ना, ध्यान से फर्क समझ लो दोनों के बीच में। और यहां भी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वॉट माई फादर टोट मी, वॉट नहीं चलेगा, कई बार यहां पर वॉट सही लग जाता है ना, वॉट नहीं भाई, दैट आएगा, यहां पर दैट आएगा, क्योंकि यहां पर वो चीज ऑलरेडी नोन है। समझ में जो नहीं आया वो क्या है, यहां पर कॉन्सेप्ट है, वहां पर कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब मेरे फादर ने, ये सेंटेंस देखिए, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट या दैट माय फादर टॉट मी, तो इसका मतलब मेरे फादर ने जो पढ़ाया उसको यहां पर हिडन रखा गया है। जो मेरे फादर ने पढ़ाया उसको यहां हिडन रखा गया है, वो यहां पर अननोन है, उसको छिपा रखा है कि क्या पढ़ाया फादर ने जो समझ में नहीं आया। इसका मतलब दैट नहीं लगाओगे यहां पर वॉट आएगा, दैट नहीं लगाओगे यहां पर क्या आएगा, वॉट आएगा। बात आ रही है समझ सबको? और दूसरी चीज को समझने की कोशिश करिए, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वॉट या दैट माई फादर टोट मी। अब भाई साहब ये देखो द कॉन्सेप्ट, अरे यहां पर वो चीज शो कर दी है, यहां पर वो चीज शो कर दी है, यहां पर वो चीज नोन है आपको, ठीक है? जो समझ में नहीं आया था वो चीज नोन है आपको, इसका मतलब यहां वोट नहीं, यहां पर आप दैट लगाओगे। यही तो मैंने समझाया, ये फर्क है दोनों में भाई। अरे वोट कब आता है? जब वोट मतलब आपको पता ही नहीं होता उस चीज का, तभी तो वोट लगाते हो आप। अब आपको पता है आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब ये कॉन्सेप्ट क्या, कोई पर्सन तो है नहीं कि इसकी जगह आप यहां पर कोई हु भी आ जाएगा या हुम आ जाएगा, ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर आप दैट या लगाना पड़ेगा, आपको दैट ही लगाना पड़ेगा। बताइए समझ में? बड़ी आसान चीज है। ये रही वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, कोई टेंशन। ये भी ऑब्जेक्ट है, और एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, याद रखना। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो समझोगे आप आगे, ठीक है? कई लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट तो ये रहा इसका, इस वर्ब का, तो अरे भाई साहब दो दो भी ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। एक जिसको आप एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह के चलते हो, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। बात ही समझ? ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कहानी तो बाद में समझाऊंगा मैं, अभी फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल उसकी कोई जरूरत नहीं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें ना समझ में आ रही होंगी। ओके, मैं एक और एग्जांपल उठाता हूं, एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए। देखिए, आई शैल नॉट टेल यू what
आई शैल नॉट टेल यू वॉट या दैट, वॉट या दैट ही गेव मी यस्टरडे, ही गेव मी यस्टरडे, ही गेव मी यस्टरडे। जरा नजर दौड़ाओ सेंटेंस पे यार, जरा नजर दौड़ाओ। अब सोचिए क्या आना चाहिए, सोचो, पोज करो, ठीक है, यहां तो मैं लगातार बता रहा हूं, पोज करो और सोचो क्या आना चाहिए। इसको पोज कर लो एक बार और सोच के देखो क्या आना चाहिए, ठीक है। चलो जी, अब देखो, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें जो उसने दिया मुझे कल, ठीक है, जो उसने मुझे कल दिया मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां पर तो ये कहा जा रहा है कि मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, अरे वो चीज खुद हिडन है, वो चीज खुद हिडन है, पता ही नहीं है। आई शैल नॉट टेल यू, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें जो उसने दिया मुझे। यार एक बात बताओ, आपको पता है उसने क्या दिया? जब इस बात का पता ही नहीं है, वो चीज हिडन है, तो एक बात खुद सोच के देखिए, अरे एक बात खुद सोच के देखिए, यहां पर दैट नहीं आएगा, व्हाट आएगा। यही तो चीज समझनी है, अरे यही तो चीज समझनी है। यहां पर वो चीज अननोन है, नहीं पता कौन सी क्या चीज है वो, ठीक है, यहां पर वो चीज अननोन है, यहां पर वो चीज अननोन है, नहीं पता क्या चीज है। अब अच्छा मान लो इसी सेंटेंस में कोई ऐसे कहने लगे, मान लो ऐसे कोई कहने लगे, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए मार कर लाया हूं। मान लो इस सेंटेंस में ऐसे कहने लगता कोई, आई शैल नॉट टेल यू, आई शैल नॉट टेल यू, ठीक है, आई शैल नॉट टेल यू दैट आई हैव ब्रंग अ मार्कर फॉर यू। यार एक बात बताओ भाई साहब, एक बात बताओ यार, मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें कि मैं तुम्हारे लिए मार कर लाया हूं। अरे भैया सोच के बताओ, ये बात तो तुमने बता दी, अरे बता तो दिया। अब तो तुम एक तरफ ये कह रहे हो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए मार कर लाया हूं, तो ये क्या किया फिर तूने बाद में? ये बाद में क्या किया? ये बता तो दिया, तो सेंटेंस तो ऐसे बोल ही नहीं सकते भाई साहब। सारी की सारी चीजें जो डेली लाइफ में चीजें होती हैं वो यहां भी आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इस सेंटेंस के साथ आप ऐसा नहीं बना सकते, बात आई समझ। ये भी सोच लेना, कई बार तो सेंस होता है ऐसा, सेंस ऐसा हो जाता है। मान लो इस सेंटेंस में ऐसा होता, आई शैल नॉट टेल यू, मान लो ऐसे होता, आई शैल नॉट टेल यू दैट या व्हाट आई वुड गिव यू अ गिफ्ट। अब बताओ ये कोई बात हुई? सोच के बताओ भाई साहब, एक बात बताओ, ये कोई बात हुई क्या? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा दैट आई वुड गिव यू अ गिफ्ट, कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट देने वाला हूं, ठीक है, मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। भाई साहब एक बात बताओ यार, तो ये क्या कर दिया भाई फिर तूने? ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? बता दो दिया या कुछ और नई चीज बतानी है? चल गया उसको पता, बात आई समझ। तो लैंग्वेज में ये भी समझ के चलना, लैंग्वेज में ये भी समझ के चलिएगा कि कई बार आप चीजों को सेंस के अकॉर्डिंग में रोंग कर देते हैं, कई बार आप चीजों को सेंस के अकॉर्डिंग रोंग कर देते हैं। जरूरी नहीं है वो ग्रामेटिकल रोंग हो, जरूरी नहीं है वो ग्रामेटिकल रोंग हो, ग्रामेटिकल वो आपको कई बार सही दिख सकती हैं, ग्रामेटिकल वो आपको कई बार सही दिख सकती हैं, लेकिन वो डेली लाइफ में सेंस के अकॉर्डिंग गलत हो जाती हैं, वो डेली लाइफ में सेंस के अकॉर्डिंग गलत हो जाती है, तो उनको भी एरर ही माना जाता है लैंग्वेज में, उनको भी लैंग्वेज में एरर ही माना जाता है, गलतियां ही मानी जाती हैं। ऐसी बात नहीं कह सकते आप, ऐसी बात कह नहीं सकते। दैट और व्हाट की तो बात छोड़ दो, ऐसी बात कह भी नहीं सकते आप। ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, ठीक है, ये कौन सी बात हुई? अरे बता तो दिया तूने बाद में, अरे तूने बाद में बता तो दिया, अब और कौन सी बात रहेगी बताने के लिए, ठीक है। ये बात तो मैंने खैर अलग बात बताई, इससे कोई अभी मतलब नहीं है व्हाट से दैट से। ये बात मैंने को समझाई कि कई बार ग्रामेटिकल कई बार चीजें सही होती हैं, कई बार ग्रामेटिकल चीजें आपको देखने में सही लग सकती हैं। या दैट की और वाट की तो बात ही छोड़ दो, ये सेंटेंस ही वैसे गलत है सेंस के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस ही भाई गलत है, ऐसे बात नहीं कही जाती है। ऐसे कौन कहता है भाई? मजाक थोड़ी चल रहा है, ये मजाक थोड़ी कर रहे हो यहाँ पे बैठ के, बताइए समझ। तो ये भी ध्यान में रखना, कई बार हमको सेंस भी देखना पड़ता है, ठीक। ग्रामेटिकल कई बार चीजें सही होती हैं लेकिन आपको उसमें सेंस भी देखना पड़ता है। तो जरा मैंने यहां से क्या समझा,
देखो जब आपको पता होता है, देखो कई बार आपने अब तक जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी यहाँ पर हु आता है या हुम आता है या दैट आता है तो उससे पहले ही आपको जिक्र मिलता है उस नाउन का ज्यादातर, या नाउन का नहीं मिलता तो पूरी की पूरी क्लोज के लिए भी आ जाता है विच, पूरी की पूरी क्लोज के लिए भी विच आ जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जिस चीज के बारे में आप प्रोनाउन लगा रहे होते हो वो चीज उसी सेंटेंस में कहीं ना कहीं दी हुई होती है। लेकिन ये जो वर्ड का खेल देखो आप, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट माई फादर टोट मी, ठीक है, मुझे नहीं समझ आया जो मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया, तो वो चीज है ही नहीं यहां पर सेंटेंस में, है ही नहीं, पता ही नहीं है हमें, अननोन है। यहां पे आ जाओ, आई शैल नॉट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा व्हाट ही गिव मी यस्टरडे, उसने जो मुझे कल दिया, ठीक है, वो उसके बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, वो भी चीज यहां पर अननोन है, हिडन है, लेकिन यहां पे देखो क्या है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, दैट माई फादर टोट मी, दैट क्या, वो कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट माई फादर टोट मी, जो कॉन्सेप्ट मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दैट किसको दिखा रहा है भाई, कॉन्सेप्ट को दिखा रहा है, तभी तो इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है कॉन्सेप्ट, जो जिसको कौन दिखा रहा है, ये दैट दिखा रहा है, जिसको कौन दिखा रहा है, ये दैट दिखा रहा है। आसान सी चीज है यार, बड़ी आसान सी चीज है, मुझे उम्मीद है इसमें ज्यादा बड़ा कुछ लॉजिक नहीं है, बड़ा छोटा सा लॉजिक है और बहुत ज्यादा गहराई में भी नहीं जाना है, क्योंकि फिर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ये वैसे ही बहुत गहराई की बात ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो ये समझ के चलिएगा, क्या याद रखना है, और व्हाट का यूज तब होता है जब उस सेंटेंस में जिस चीज, जिस नाउन को आप दिखाना चाहते हैं, जिस नाउन को आप रिलेट करना चाहते हैं वो छिपा हुआ हो, हिडन हो, दिखे ही ना, तो फिर व्हाट लगाते हो आप। ठीक है, और बाकी यदि नाउन आपको दिख रहा होता है तो यार हम अपने अपनी सेंस के अकॉर्डिंग हु लगाते हैं, अपनी सेंस के अकॉर्डिंग जो हमें लगाना होता है हुम लगाते हैं, जितना भी हमने अब तक पढ़ा है, हम विच लगाते हैं, हम दैट लगाते हैं, वो अकॉर्डिंगली लगता है जिस हिसाब का भी वो सेंटेंस होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये इतनी बात आप लोगों को सबको समझ में इतनी बात तो आ गई होगी। ठीक है, इसमें कोई अभी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी आसान आसान सी चीजें अभी तक आपको समझाई हैं, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, आप जरा इस वर्ड को जान लेते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह भी, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है व्हाट, इसको और समझ लेते हैं जल्दी से। तो भाई आज की जो पूरी क्लास है मैं बिना एडिटिंग के ऐसे ही डायरेक्ट डाल दूंगा, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, तो आराम से देखना बैठ के और आराम से समझ सकते हो। अब यहाँ भी ये भी कोई पंगा नहीं है कि यार बहुत जल्दी जल्दी आपको लिखना है, आराम से बैठ के देखिए, चाहे एक बार देखिए, अब 2 बार देखिए, मर्जी है आपकी। ठीक है, तो चलो जी, अब मैं व्हाट की जो बात करने जा रहा हूँ वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह ही बात करने जा रहा हूँ, जब ये क्वेश्चन पूछने का काम करता है, जब ये क्वेश्चन पूछने का काम करता है, क्योंकि व्हाट से क्वेश्चन भी तो पूछते हैं हम। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं व्हाट से, तो मैं बात करूंगा व्हाट की कैसे, एज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह। ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है भाई और एडजेक्टिव भी हो जाता है। और अब आप इतने समझदार हो चुके हो कि आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव की तरह बात करने जा रहा हूं मैं इसकी। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा एग्जांपल मारते हैं, सीधा एग्जांपल, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ ज्यादा बताना नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा बताना नहीं है, ये तो बड़ा आसान है। देखो जैसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे देखो व्हाट डू यू वांट टू बाय, व्हाट डू यू वांट टू बाय, व्हाट डू यू वांट टू बाय, तुम क्या खरीदना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू बाय। अब देखो यार बड़ी आसान चीज है, कुछ भी मुश्किल काम इसमें है नहीं, सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है। देखो ये आपको यहां पर वर्ब दिख रही है वांट, ठीक है, ये इन्फिनिटी टू, इसको मैं आगे समझाऊंगा, वर्ब में भी परेशान नहीं होना है। ये देखो इसका सब्जेक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये इसका सब्जेक्ट दिख रहा है, और ये रहा व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये रहा व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन,
ये रहा व्हाट, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। बात आई समझ। व्हाट डू यू वांट टू बाय, व्हाट डू यू वांट टू बाय, तुम क्या खरीदना चाहते हो, तुम क्या खरीदना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू बाय, तुम क्या खरीदना चाहते हो। तो वो जो भी कोई चीज खरीदेगा, मान लो वो कहने लगे आई वांट टू बाय अ पेन, तो वो आंसर में वो कहेगा आई वांट टू बाय अ पेन, तो वो अ पेन क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये व्हाट उस पेन की जगह ही तो आया है। अरे उसी को तो डिनोट कर, उसी को तो एक तरह से रिप्रेजेंट करने आया जिस चीज का आपको पता नहीं है। तो ये एक तरह से ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता है, ठीक है। एक तरह से किसका काम कर रहा था, ऑब्जेक्ट का। जैसे मैं कहने लगूं, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू वांट टू बाय, कि तुम क्या खरीदना चाहते हो, मैंने कहा आई वांट टू बाय पेन। अब मान लो आपने आंसर में आया आई वांट टू बाय पेन, और इसका अब आपको क्वेश्चन बनाना है आई वांट टू बाय पेन, टू बाय पेन। अब खुद सोच के देखो यार, अब इसका आप बनाना चाहते हो, ये इसके बाद ऑब्जेक्ट ही तो है, अब आप इसको बनाना चाहते हो क्वेश्चन, तो व्हाट तो लगाओगे, व्हाट डू यू वांट टू बाय, इसी की जगह तो लगाया, पेन हटाओगे यहां से, पेन को हटाओगे और फिर क्वेश्चन करोगे व्हाट डू यू वांट टू बाय, तो उस व्हाट के आंसर में जो आएगा यही तो आएगा। बात आई समझ। तो एक तरह से ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा होता है ऐसे केस में ये, ठीक है, ऐसे केस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आ जाओ जी, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, क्वेश्चन पूछने का भी काम करता है। अब यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, अरे यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, अब ये जो व्हाट है ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है यहां पर, ये तो क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, ये अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ये कैसा प्रोनाउन है, अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है भाई साहब, कभी इसको अब रिलेटिव प्रोनाउन समझ जाओ आप। अब तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इट इज नॉट अ रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, जरा इंक डाल लूं मैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस तरीके से भी चीजें आ रही होंगी समझ में। और ऐसा कुछ नहीं है भाई कि क्लास का ज्यादा समझ में आता है या यहाँ पर कम समझ में आ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारी की सारी चीजें ही बता रहा हूँ यहाँ भी। बस वो अलग बात है, कुछ लोग जो पूछ लेते हैं, हो सकता है यदि किसी के माइंड में कोई डाउट आए तो हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें आप पूछ लीजिएगा, यदि आपके माइंड में यहाँ पर कोई भी डाउट आ रहा है तो, ठीक है। कोई भी संदेह आप लोगों के मन में यदि उत्पन्न हो रहा है तो वो आप आने वाली कक्षा में पूछ सकते हैं, जो कि हमारी एक लाइव क्लास होगी पहले की ही तरह। ओके, तो कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। चलो जी, आगे की बातचीत को शुरू करते हैं। अरे यार देखो, और एग्जांपल ले लो यार, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा खास, इसमें कोई डाउट बनने वाली बात नहीं है। और एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लो। What did she purchase yesterday? सेम है वही कहानी यार, कि कल उसने क्या परचेज किया, क्या खरीदा। तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, वही सेम कहानी, सेम बात, ठीक है। आपको दिख रही है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये देखो वर्ब है, वर्ब रही, ये रहा सब्जेक्ट, और ये रहे भाई साहब इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये रहे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, कोई मुश्किल काम नहीं है। एडजेक्टिव कैसे बनता है, देखो मैं एडजेक्टिव बना के बताता हूं, एडजेक्टिव भी कैसे बन जाता है। एग्जांपल देखो, मैंने कहा व्हाट कलर, व्हाट कलर इज योर बैग, व्हाट कलर इज योर बैग, व्हाट कलर इज योर बैग। पता है इसका मतलब क्या था, तुम्हारा बैग किस रंग का है, ये मीनिंग देता है तुम्हारा बैग किस रंग का है, व्हाट कलर इज योर बैग। अब जरा नजर दौड़ाओ इस पे, ये रहा नाउन, ये रहा नाउन। अब खुद सोच के देखो, कलर केवल ये नहीं, कलर नहीं, व्हाट कलर। अब खुद सोच के देखो, ये देखो इससे ठीक पहले आ रहा है नाउन के व्हाट कलर। अब जो भी जिस भी रंग का वो बैग होगा, जो भी रंग कलर आएगा, उस कलर का नाम व्हाट कलर। बात आई समझ। तो देखो नाउन और नाउन के बारे में जो और कुछ बात इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, व्हाट कलर समझ में क्यों। ये आज देखो यहाँ पर जो वर्ब है वो ये रही, वर्ब जो है वो ये रही, देखो ध्यान से, और मेन नाउन ये है सब्जेक्ट, और उसी में जुड़ा हुआ है ये व्हाट कलर इज योर बैग। बात आई समझ। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, देखो फर्क समझो, कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, कोई मुश्किल काम नहीं। याद करो, जैसे मैं कहूं दिस इज माई बुक, तो दिस यहां तो है प्रोनाउन, लेकिन मैं कहूं दिस बुक इज माइन, तो दिस बुक, तो इस केस में दैट दिस हो गया क्या, एडजेक्टिव। सेम कहानी यहां पर है, यहां पर था व्हाट डिड शी परचेज यस्टरडे, प्रोनाउन है भाई,
व्हाट डू यू वांट टू बाय, क्योंकि उसके बाद कुछ दिख रहा है आपको, तुरंत बाद में नाउन लगा, कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, यहां देखो तुरंत नाउन है उसके बाद। तो व्हाट कलर इज योर बैग, कि तुम्हारा बैग किस रंग का है। तो याद रखना ऐसे ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो जाता है, इस तरह से ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो जाया करता है। तो इस बात से घबराने का नहीं, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, एडजेक्टिव की तरह भी ये यूज हो जाया करता है। ठीक है, ज्यादा मुश्किल इसमें कोई चीज है नहीं, बस मैं समझाना चाहता था कि व्हाट जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो जाता है। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले रिलेटिव प्रोनाउन की। और भाई साहब भयंकर है, क्योंकि ये आपको सीखना है। कई लोग क्या होते हैं, जब इस वाले रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, तो वो इनको गलत समझते हैं, इनमें एरर समझते हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउन मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं, जब एग्जाम में इस रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन आते हैं या इस रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित कॉम्प्रिहेंशन में कोई चीज आती है, तो हमें लगता है कि ये चीज गलत है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो गलत नहीं होती। आप जबरदस्ती से उसको गलत मान बैठते हो। वो चीज गलत नहीं होती, आप जबरदस्ती से उसको गलत मान के बैठ जाते हो। बात आई समझ? और ये है अपने आप में भयंकर चीज। क्यों? क्योंकि ये अकेला रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, ये तो और भी भयंकर है। और इससे पहले पढ़ा चुका हूं आपको इसको, लेकिन अब थोड़ी सी बातें और इसमें बतानी पड़ेंगी। देखो जी, जिस रिलेटिव प्रोनाउन की मैं अब बात करने जा रहा हूं, वो है बट। अब कई लोग देख करके हैरान है, अरे बट रिलेटिव प्रोनाउन? हाँ जी, बट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। सॉरी, अरे बट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है भाई। तो बट की मैं बात करने जा रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। और मजे की बात आप लोग ये देखिए कि ये जो बट है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। और इसके अलावा याद करो हमने अब तक क्या सीखा है। भाई साहब मैंने आपको अब तक याद करो क्या सिखाया बट के बारे में, याद करिए। आपको मैंने ये भी बताया था, ध्यान से सुनो, मैंने आपको ये भी बताया था कि बट जो है वो कंजंक्शन भी होता है, ठीक है, बट प्रेपोजिशन भी होता है। और देखो आज बट बता रहा हूं मैं आपको, ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, आप खुद सोच के देखो एग्जामिनर को ना क्या चीज ज्यादा पसंद आएगी, खुद सोच के देखिए, जहां पर अच्छे खासे कंफ्यूजन बन सके। अब जैसे वो वर्ड अभी मैं बता रहा था, उसमें क्या कंफ्यूजन बनाओगे यार? वो ठीक है, छोटा मोटा सा कंफ्यूजन बनता है दैट के साथ उसका, वहां भी ज्यादा बड़ा नहीं है, सेंस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट पहचान लेता है। लेकिन एक बात बताओ, ये बट जो कंजंक्शन का भी काम कर लेता है, जो प्रेपोजिशन का भी काम कर लेता है, जो आप देख पा रहे हो वो रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, तो जरा सोचो यार, जरा सोचो, क्या यहां से मस्त वाले डाउट नहीं बनेंगे? क्या बनेंगे ना, जबरदस्त डाउट बनेंगे। और यार ये जो बट के वाले जो सेंटेंस दिखेंगे ना, जो बट वाले आपको सेंटेंसेस दिखेंगे, ये पहली दृष्टि में या प्राइमा फेसी में देखें तो ये गलत से लगते हैं, गलत लगते हैं ये, लेकिन गलत नहीं होते हैं। क्योंकि बट आपने रिलेटिव प्रोनाउन की तरह नहीं पढ़ा ना, तो इसीलिए वो गलत लगते हैं। ज्यादा डीप बस ये समझ लेते हैं, ज्यादा डीप पढ़ लिया उसको भी डीप बताते हैं कि हम हाँ कंजंक्शन का भी काम कर लेता है और ये प्रीपोजिशन भी होता है, बस काम खत्म हो गया। भाई साहब रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। और सारी बात छोड़ दो, तुम ये उम्मीद कर सकते हो कि ये बट अपने आप में सब्जेक्ट का भी काम कर लेता है और ये बट ऑब्जेक्ट का भी काम कर लेता है। देखो सबसे मजे वाली बात ये देखो, ये बट सब्जेक्ट का भी काम कर लेता है और ऑब्जेक्ट का भी काम कर लेता है। सोचो बट सब्जेक्ट बन जाएगा, सोचो बट ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। देख करके हैरानी होती है कि बट ऐसे ऐसे काम भी कर रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये देखने में सबसे ज्यादा गलत लगता है हमें, क्योंकि हमने ऐसी चीजें पढ़ी नहीं हैं। और जब एरर आता है तो एरर होता नहीं है और हम जबरदस्ती एरर लगा बैठते हैं, बात आई समझ? तो ये बात चीज समझ के चलना। और भाई जितनी भी चीजें अब तक हो रही है ना, जितनी भी चीजें अब तक हुई हैं, सबको रिवाइज करना, बिना रिवाइज करे कुछ भी नहीं है, कॉपी भरने के समान है मामला। यदि आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं ना तो दिक्कतें हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप खुद देखिए कंटेंट बहुत हैवी है और कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर केवल प्रोनाउन ही कवर नहीं हो रहा है भाई साहब, आप देख पा रहे हो साथ साथ में एडजेक्टिव की जो चीज़ें हैं जो यहीं पर समझाई जा सकती हैं, मैं उनको भी साथ साथ बता के चल रहा हूँ। कंजंक्शन से रिलेटेड चीज़ें आपको साथ साथ पता चल रही हैं, प्रीपोजिशन से रिलेटेड चीज़ें आपको साथ साथ पता चल रही हैं।
कॉम्प्रीहेंशन आपकी साथ साथ मजबूत होती जा रही है। यही आपके हेल्प करेंगे पैराजम्पल में। पैराजम्पल यानी PQRS, जब सेंटेंस को 4 पार्ट में अलग अलग दे देता है और फिर कहता है कि इनको अरेंजमेंट करो, रीअरेंज द सेंटेंस। बात आ रही है समझ? इन सब चीज़ों में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, वोकैब का भी सेशन अब ऐसे ही होने वाला है। वोकैब को मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करके चीज़ों को बता दिया करूँगा और आप ऐसे ही आराम से उनको देख लिया करिए जैसे ही टाइम मिलता है, और उसके भी सेशन बना के ऐसे ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। या फिर यदि टाइम मिलता है लाइव क्लास का तो लाइव क्लास में समझा दिया जाएगा, लाइव क्लास में भी समझा दिया जाएगा। लेकिन बात वही है, अब लाइव क्लास का तो टाइमिंग का सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। सुबह का चलो स्लॉट ठीक है, सुबह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम का फिर वही है, शाम तक क्लास रख नहीं सकते, किसी ना किसी की तो फिर मिस होती है, होनी ही है उसमें मिस। और भाई ऐसा है नहीं, तुम सोचो सुबह को पढ़ा दो, फिर दोपहर को 12-1 बजे फिर पढ़ा दो, फिर शाम को 4 बजे पढ़ा दो, फिर रात को भी पढ़ा दो। तो भाई साहब एक बात बताओ, अब मुझे भी अपने डेली लाइफ के काम करने होते हैं, है ना। वैसा तो है नहीं कि ये केवल पढ़ाने वाला ही काम है ज़िंदगी में, बस अब यही काम बच गया है ना। और भी काम है, खुद के लिए भी टाइम देना होता है, खुद की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो। और ये देखो, ये जो शेड्यूल बदला है ना, इस शेड्यूल के बदलने से यार मेरी खुद के बहुत सारे काम जो है ना आगे पीछे हो गए। ये शाम का शेड्यूल, ये सुबह का, अब खुद सोचिए, अभी जब सुबह में क्लासेस नहीं चल रही थी 6 से, तो मैं नॉर्मली ये मान लो 4 बजे उठ के सफिशिएंट था मामला। अब 4 की बजाय अब ये अनुमान लगा लो, अब 4 से काम नहीं चलता भाई। ठीक है, जब क्लासेस 8 बजे हो रही थी तो 4 बजे से सफिशिएंट टाइम होता था, लेकिन अब जैसे टाइम 6 बजे हुआ है तो अब सफिशिएंट टाइम नहीं बचा है। कब तो आप वर्कआउट करोगे, कब आप अपने खुद के लिए स्टडी करोगे, क्योंकि सुबह का टाइम स्टडी के लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, कब आप खुद के लिए चीज़ें को इम्प्रूवमेंट करोगे। अब हालत ये होती है, अब 1 बजे तक उठना पड़ रहा है, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे। ठीक है, ये हालत हो रही है। पहले 4 बजे तक भी नॉर्मली 3-4 बजे तक काम चल जाता था, अब तो 2 बजे उठ के भी ऐसा लगता है कि यार टाइम बहुत बचा ही नहीं, टाइम बहुत कम है। कितना टाइम ही कितना रहता है, ज़रा सा टाइम है। अब आप लोगों को तो लग रहा होगा अरे 2 बजे तो बहुत टाइम है। भाई साहब बहुत काम होते हैं सुबह में, ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं। ना करने को तो तुम बिल्कुल 6 बजे क्लास होती है 5:55 पे उठ जाओ, ठीक है, ना करने को तो 5:55 उठ जाओ, लग जाओ आंखों में नींद भर के पढ़ाने। लेकिन वो कोई तरीका नहीं होता ना। अब यदि ज़िंदगी को सही तरह से जीना है तो खुद में भी इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है कि हमारा यार जो पिछले वाला दिन गया है ना, जो हमारा पिछले वाला दिन गया है, हमारा आने वाला अगला दिन उससे बेटर होना चाहिए। इसी को इम्प्रूवमेंट करते हैं। हमारी लड़ाई हमारे खुद से है, जो हमारी लड़ाई है वो हमारे खुद से है, इसी को तो इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। और इम्प्रूवमेंट कैसे पता चलता है कि आज मैंने जो काम किए, कल मैं जो काम करूंगा वो उससे बेटर होने चाहिए, और डे बाय डे इसी को तो इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। भाई हमें अपनी तुलना अपने से करनी है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो तो 10 घंटे पढ़ता है या वो 10 घंटे पढ़ती है तो मैं 12, नहीं, पता नहीं। अब सबकी अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं, सबकी अलग अलग एबिलिटी होती है। कोई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत कम टाइम में जल्दी चीज़ों को रिटेन कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में, चीज़ों को समझने में। तो इसका मतलब ये नहीं होता जिनको टाइम लगता है वो लोग कमज़ोर हैं, ना 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 ना। उनका तरीका ये होता है कि वो चीज़ों को समझ समझ के पढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रट लेते हैं चीज़ों को, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी जो रटने वाली पावर है वो बहुत मजबूत होती है। और ऐसे लोगों को थोड़ा सा एडवांटेज भी होता है, थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी होता है, दोनों ही बातें हैं। ठीक है, तो चलो जी, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं इस बट की। तो मैंने बट के बारे में आपको ये बताया कि जो बट होता है ना, ये कंजंक्शन भी होता है। चलो जी, मैं अब इसको बताता हूँ, जरा लिख लिख के ही मुझे ये समझाना पड़ेगा। तो देखो, ये जो बट होता है ये क्या क्या फंक्शन कर लेता है, ये क्या क्या फंक्शन कर लेता है, याद करिए मैंने आपको क्या समझाया था। मैंने आपको इसको बताया था कि भाई साहब ये कंजंक्शन का भी काम कर लेता है, ये काम कर लेता है कंजंक्शन का भी। ठीक है, ये कंजंक्शन का भी काम कर लेता है। याद आ रहा है जब आपको समझाया था मैंने, ये अपने आप में प्रेपोजिशन का भी काम कर लेता है, ये अपने आप में प्रेपोजिशन का भी काम कर लेता है। कहने का मतलब ये प्रेपोजिशन भी होता है। और इसके अलावा आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। ये ना रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। अब जरा समझने की कोशिश करो। देखो, आप लोग सब जानते हो जब ये कंजंक्शन होता है, तो मैंने आपको इसके हिंदी रेफरेंस भी बताया था कि हिंदी में क्या सेंस देता है। जब ये कंजंक्शन होता है ना तो हिंदी में सेंस देता है। ये जब मैं कहता हूं ना, आपको याद हो कई बार मैं पढ़ाते भी कहता हूं लेकिन, किंतु, परंतु, तो याद रखना ये लेकिन, किंतु, परंतु वाले मीनिंग ये बट ही देता है।
ये लेकिन किंतु परंतु वाले मीनिंग ये बट ही देता है। लेकिन किंतु परंतु वाले जो मीनिंग है ये बट ही देता है। ये लेकिन किंतु परंतु वाले जो मीनिंग होता है ये बट ही देता है। ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज याद रखना, इसके अलावा एक और चीज याद रखना, जब ये प्रेपोजिशन का मीनिंग देता है तो ये सेंस देता है के अलावा। के अलावा क्या सेंस देता है? ये के अलावा का सेंस देता है, ये के सिवाय का सेंस देता है। के सिवाय का सेंस देता है। इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में आप कह सकते हो एक्सेप्ट का सेंस देता है। एक मिनट रुको यार, 1 मिनट, अभी प्लीज, अभी आया मैं बस। हाँ जी, तो चलिए जी, अब बातचीत को बढ़ाते हैं आगे। तो मैं ये समझा रहा था कि जो बट होता है ना, ये ना तीनों काम कर लेता है। कंजंक्शन का भी काम कर लेता है, ये प्रेपोजिशन का भी काम कर लेता है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी बन जाता है। ओके, तो देखो एक एक एग्जांपल चलो मैं दे देता हूँ। एक एक एग्जांपल मैं इन सब के आपको दे देता हूँ। ठीक है, कैसे कंजंक्शन है, कैसे प्रेपोजिशन है, एक एक एग्जांपल इनके हम देख ही लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं जाएगा भाई, एक एक एग्जांपल इनके हम देख लेते हैं। देखिए, पहले मैं आपको कंजंक्शन का एग्जांपल देके बताता हूँ। कंजंक्शन कैसे होता है, देखो ध्यान से देखना। I invited राम, ऐसा एग्जांपल दिया था ना मैंने आपको, याद करो। I invited राम but he did not come. देखो ध्यान से, समझो बात को। मैंने राम को इनवाइट किया, मैंने राम को बुलाया, मैंने राम को आमंत्रित किया, लेकिन किंतु या परंतु वो नहीं आया। तो देखो यहां साफ साफ मुझे दिख रहा है यार, एक क्लोज ये रही, आई इनवाइटेड राम लेकिन ही डिड नॉट कम। एक क्लोज ये रही। यहां पर ये भाई साहब केवल और केवल ओनली एंड ओनली कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। यहां पर ये भाई साहब केवल और केवल कंजंक्शन का काम कर रहे हैं, इन दो क्लोज को जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये केवल और केवल इन दो क्लोज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। चलो जी, कोई टेंशन दी गल नहीं जी, आगे आ जाओ। देखो प्रेपोजिशन का एग्जांपल भी मैंने आपको कितनी बार दिया। एवरीबडी बट ही या हिम was there। तो मैंने आपको क्या समझाया, याद करिए क्या चीज समझाई थी भाई साहब। ये यहां पर क्या है, ये यहां पर प्रेपोजिशन है। और एक बात बताओ, प्रेपोजिशन सब्जेक्टिव केस लेती है कि ऑब्जेक्टिव केस लेती है? ऑब्जेक्टिव केस लेती है। प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, ही नहीं हिम आएगा। और मैंने समझाया था कि प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट तो एक तरह की कैसी इंफॉर्मेशन होता है, एक्स्ट्रा। सेंटेंस मेन क्या है, एवरीबडी वाज देयर। इसका मतलब ये होता है एवरीबडी, सब वहां थे, बट हिम, उसके अलावा। तभी तो मैंने कहा के अलावा के सिवाय का मीनिंग देता है, उसके सिवाय सब वहां थे। एवरीबडी वाज देयर, ये वाज जो आई है ना वो अभी इसके अकॉर्डिंग आई है। एवरीबडी वाज देयर बट हिम, ठीक है, उसके अलावा, एवरीबडी बट हिम, सब उसके अलावा वहां थे, यानी उसके अलावा सब वहां थे। ये रहा प्रेपोजिशन। और रिलेटिव प्रोनाउन की तरह तो हमें को समझना ही है। और याद रखना रिलेटिव प्रोनाउन में भी एक तरह का, जैसे देखो प्रीपोजिशन में के अलावा एक नेगेटिव सेंस सा देता है ना, नेगेटिव सा सेंस देता है, उसके अलावा, यानी वो नहीं था, इसका मतलब वो नहीं था। ऐसा ही सेम सेंस ये रिलेटिव प्रोनाउन में भी देता है। रिलेटिव प्रोनाउन में भी ये सेम सेंस देता है, के अलावा के सिवाय वाला। के अलावा या के सिवाय का ये सेम ही सेंस देता है। के अलावा के सिवाय ये सेम ही सेंस देता है। जरा बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। और अब हम बट को अब पढ़ेंगे, समझेंगे किसकी तरह से, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। अब हमें इसको समझना है, बट को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज किया जाता है। याद से समझ लीजिए, बट को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज किया जाता है। इसे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है वो अब आपको समझना है। देखो एक बात समझो यार, सिंपल सी बात है, जब बट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा ना,
जब बट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा तो एक बात आप सिंपल समझ लीजिए, साधारण सी बात है, उसको अच्छे से समझ लीजिए कि भाई साहब वहां पर ये दो रोल प्ले कर रहा होगा, गारंटी की बात है। अरे रिलेटिव प्रोनाउन साथ साथ में कंजंक्शन का भी काम करते हैं। देखो ये तो केवल कंजंक्शन है, यहां पर ये कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये केवल कंजंक्शन है, यहां पर ये प्रेपोजिशन है। लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन तो होगा ही होगा, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी होगा, और साथ साथ कंजंक्शन का भी काम करेगा। ये सारे फंक्शन करेगा जितने। अरे सुनो यार, जैसे अब तक हु ने काम किया है, हु भी क्या काम करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा होता है उस दूसरे वाली क्लोज में, कंजंक्शन का भी काम कर रहा होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। सेम बट भी करेगा ऐसा ही। अरे बट भी सेम ऐसे ही करेगा, बट रिलेटिव प्रोनाउन भी होगा, ठीक है। ये भी दो तीन रोल प्ले करेगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होगा, साथ ही साथ रिलेटिव कंजंक्शन का भी काम करेगा, और इसके अलावा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का भी रोल प्ले करेगा। बात आई समझ, ठीक है। यही सब चीज समझनी है हमें। चलो जी, और अभी ये जो हमने एग्जांपल समझा, यहां पर ये केवल कंजंक्शन है, यहां पर ये केवल कंजंक्शन है, यहां पे ये किसी को दिखा नहीं रहा है। ये मत करो ना आई इनवाइटेड राम, राम को दिखा रहा है, राम को ये ही दिखा रहा है, ये ही आगे देखो, ही आ तो गया, आई इनवाइटेड राम बट ही डिड नॉट कम। कौन नहीं आया, ही किसको दिखा रहा है, राम को, ये ही आया, ही दिखा रहा है, ये देखो पर्सनल प्रोनाउन ही दिखा रहा है राम को। तो यहां तो ये केवल कंजंक्शन है, यहां पे तो ये केवल कंजंक्शन है, आई इनवाइटेड राम बट, लेकिन वो नहीं आया। वो कौन नहीं आया, अरे कौन नहीं आया, राम, ये तो ही है, इसके लिए तो ये आ रहा है। देखो फर्क है भाई दोनों में, गड़बड़ मत कर देना। ये केवल कंजंक्शन है, यहाँ पर ये कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर ये केवल और केवल कंजंक्शन है। इस बात को समझ के चलिएगा। बात आई समझ। जब बट रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो ध्यान से सुनो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जब बट रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो ये भी प्रीपोजिशन में जैसे सेंस देता है ना हिंदी में, के अलावा के सिवाय, रिलेटिव प्रोनाउन में भी ये ऐसा ही सेंस देगा, के अलावा या के सिवाय के जैसा। चलो जी, एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी, एग्जाम्पल से आएगी बात समझ। देखो मैं ये कह रहा हूं यार, ये जो बट वाला केस है ना, बट के केस में कई बार स्टूडेंट को ऐसे लगता है कि यार ये तो एरर है, ऐसे कहां सेंटेंस बनेगा। लेकिन याद रखना, वो बट रिलेटिव प्रोनाउन होता है और वो सही होता है सेंटेंस, वो बट रिलेटिव प्रोनाउन होता है और वो सेंटेंस सही होता है। लेकिन हमें लगता है यार ये एरर होगा, हमें ऐसा लगता है यार ये एरर होगा, लेकिन वो एरर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखने में एरर लगता है हमें, बट ये एरर होता नहीं है। चलो जी, समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज नो मैन बट विश टू लिव। अब देखो ध्यान से, अब यार ये जो सेंटेंस है ना, देयर इज नो मैन बट विश टू लिव, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये देखने में प्राइमा फेसी में, पहली दृष्टि में आपको गलत लग सकता है। यार ये क्या है, ये क्या चीज है भाई साहब, ये गलत अभी होगा, जो हम समझेंगे क्या गलती है वो समझेंगे हम, ठीक है। वो भी अभी आगे आने वाली है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल जो ये सेंस दे रहा है, जो ये मीनिंग दे रहा है, कुछ मैं हिंदी में बोल के बताता हूं। ये कह रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, देयर इज नो मैन, मैन मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जीने की इच्छा नहीं रखता, जो जीना नहीं चाहता। या इसका जो असली मीनिंग निकालने पे जाओगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जीने की इच्छा रखने के अलावा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जीने की इच्छा रखने के अलावा, जीने की इच्छा रखने के अलावा। बताइए समझ, मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जीने की इच्छा रखने के अलावा। इसका मतलब क्या होता है, क्या सेंस दिखा रहा है, इसका मतलब कि सारे के सारे आदमी जीने की इच्छा रखते हैं, सारे के सारे आदमी जीने की इच्छा रखते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जीने की इच्छा नहीं रखता। ये सेंस दे रहा है। बात आ रही है समझ। देयर इज नो मैन बट विश टू लिव। अच्छा सुनो मेरी बात, क्यों ना इसे एक तरीके से और लिखा जाए, इसको एक तरीके से और लिखा जाए। देखो ध्यान से, इसी को एक तरीके से और लिखा जाए। देखो, देयर इज नो मैन, देयर इज नो मैन दैट
डज नॉट विश, दैट डज नॉट विश टू लिव। दिमाग दौड़ाइए, क्या मतलब है? अब इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में क्या कोई फर्क लग रहा है आपको? इन दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग में क्या आपको कोई फर्क लग रहा है? अरे भाई साहब ये भी वैसे ही कह रहा है, देखो पढ़ो उसको ध्यान से। कोई व्यक्ति नहीं है, देयर इज नो मैन, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जीने की इच्छा ना रखता हो, दैट डज नॉट विश टू लिव, जो जीने की इच्छा ना रखता हो। ये भी तो सेम दिखा रहा है भाई, अरे सेम ही तो दिखा रहा है। देखो यार ना, देखो, अरे मैन को दिखा सकता है ना दैट, कोई दिक्कत है इस बात से? कोई दिक्कत नहीं है, मैन को दैट दिखा रहा है। देयर इज नो मैन दैट डज नॉट विश टू लिव, ये आप सब लोग जानते हो, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। और भाई साहब ये क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये भाई साहब यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, अरे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं भाई। ये दैट मैन के लिए आया है, ये जो दैट है ये मैन के लिए आया है, ओके। और वर्ब डज नॉट विश, जो वर्ब कंपाउंड आपके सामने डज नॉट विश दिख रहा है, इसका सब्जेक्ट है दैट। बात आई समझ? तो दैट भी क्या काम कर रहा है यहां पे? अरे ध्यान से देखो ना, ये दैट भी क्या काम कर रहा है? ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ठीक है। दोनों क्लोज को जोड़ भी रहा है, देयर इज नो मैन दैट डज नॉट विश टू लिव, दोनों क्लोज को जोड़ भी रहा है, यानी कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, और सब्जेक्ट भी है, और सब्जेक्ट भी है। अरे सेम ही तो मीनिंग है भाई दोनों का, अरे सेम ही तो मीनिंग है दोनों का। देयर इज नो मैन बट विश टू लिव, इसका भी सेम मीनिंग है, और भाई साहब इसका भी मीनिंग सेम है। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन होता क्या कि हमें ये वाला देखने में गलत लगता है, हमें ये वाला देखने में गलत लगता है क्योंकि हमें पढ़ा हुआ नहीं होता, हमने पढ़ा हुआ नहीं होता, हमें देखने में ये चीज गलत लग रही होती है कि देयर इज नो मैन बट विश टू लिव। यार मजा सा नहीं आ रहा यार, यहां पे तो कुछ और आना चाहिए, ऐसा गलत सा लगता है। भाई साहब अब इस पे नजर डालो जरा, दैट, आप इस पे और इसमें जरा कंपैरिजन तो मारो। दैट डज नॉट की जगह आपने क्या यूज कर दिया? आपने बट का यूज कर दिया। दैट डज, देखो देयर इज नो मैन, और इस पूरे की जगह बट विश टू लिव। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, जो बात आप बोल रहा हूं उसको सुनना ध्यान से। ये जो बट है ना, ये जो बट जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है ना, ये जो बट होता है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं यार, ये चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, विरोधाभास दिखाता है। देयर इज नो मैन, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जीने की इच्छा ना रखता हो। कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन करता है, ये चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। और इसमें ना एक नेगेटिव सेंस होता है। देखो यहां पर तो आपको दैट डज नॉट लगाना पड़ रहा था, आपको नोट लगाना पड़ रहा था, आपको यहां पर नोट लगाना पड़ रहा था। अब ये हेल्पिंग वर्ब तो इसलिए आई क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आप तब समझोगे। यहां पर आपको नोट लगाना पड़ा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं बट ये कुछ इस तरह से काम करता है, मैंने समझा ना, के अलावा, के सिवाय एक नेगेटिव सेंस देता है। एवरीबॉडी बट हिम वाज देयर, कि सब वहां थे लेकिन वो नहीं था, ऐसे ही नेगेटिव सेंस तो देता है। ऐसे ही मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात सुनो, ये जो बट है ये चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, और इसमें एक नेगेटिव सेंस होता है, ये नोट का, ये नोट जैसा मीनिंग देता है, ये नोट जैसा मीनिंग देता है। अरे इसीलिए तो हम लिख पाए देयर इज नो मैन बट विश टू लिव, हमने ये नहीं लिखा बट नोट विश टू लिव या बट डज नॉट विश टू लिव, क्योंकि इसमें खुद नेगेटिव सेंस होता है, तभी तो दैट डज नॉट को रिप्लेस करके अकेला बट आ गया। याद रखना इस बट में ऑलरेडी एक नेगेटिव सा सेंस होता है, नोट जैसा मीनिंग ये अपने आप में खुद में समा के रखता है ये बट। बात आई समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये बड़ी गहराई की बात है भाई साहब, गलत लगता है ये लोगों को, ये लगता है लोगों को गलत, लेकिन ये गलत नहीं है। अब जरा नजर दौड़ाओ इस पे, ये रही वर्ब, अरे ये रही वर्ब, ये दिखाएगा मैन को, ये दिखाएगा मैन को, ठीक है। अब एक बात बताओ, नाउन को दिखाने की वजह से क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। नाउन को दिखाने की वजह से क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया कि नहीं हो गया? और देखो दोनों को जोड़ भी रहा है, और इस वर्ब के लिए बन रहा है क्या? सब्जेक्ट। इस वर्ब के लिए बन रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और दूसरा दोनों क्लोज को जोड़ भी रहा है। तो मैंने क्या समझा, वो सेम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, प्रोनाउन भी है, कंजंक्शन भी है, उनको जोड़ने का भी काम कर रहा है, सारे काम मजे से कर रहा है भाई साहब, सारे काम बड़े मजेदारी से कर रहा है। बता रही समझ? कोई मुश्किल की गल नहीं है जी, बड़ी आसान चीज है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। बात आई समझ में? कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब याद रखना, जब भी आप बट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, जब भी आप बट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, तो वह कॉन्ट्राडिक्ट करके मीनिंग देता है।
ये जो मीनिंग देता है ये कॉन्ट्राडिक्ट करके मीनिंग देता है। यहां मैन को रिलेट कर रहा है, बट लेकिन अब समझो बात को ध्यान से, एक बात और समझो भाई। एक बात बताओ, मैन यहां पर सिंगुलर है, अरे मैन यहां पर सिंगुलर है, और बट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस मैन को ही। और बट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस मैन को ही। मैन तो सिंगुलर है भाई, देखो ध्यान से, मैन कैसा है? सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, और ये बट इस मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब बट भी सिंगुलर हुआ। अरे इसका मतलब बट भी सिंगुलर हुआ, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर बट सिंगुलर है तो फिर ये वर्ब प्लूरल की नहीं आएगी? वर्ब प्लूरल की नहीं आएगी। अरे वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब ही आएगी, विश नहीं विशेष लगाइए भाई साहब। ये लास्ट एरर था इसमें, ये एक छोटा सा एरर है। देयर इज नो मैन बट विशेष टू लिव, देयर इज नो मैन बट विशेष टू लिव। बात आई समझ? अरे जैसा सब्जेक्ट वैसी तो वर्ब लगाओगे, सिंगुलर है तो सिंगुलर तो लगाओगे। बात आई समझ? देयर इज नो मैन बट विशेष टू लिव, देयर इज नो मैन बट विशेष टू लिव। बात आ रही है समझ? कोई मुश्किल दी गल नहीं है जी, बड़ी आसान चीज है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो मैंने एग्जांपल लिया, देयर इज नो ट्री, देयर इज नो ट्री बट रिलीज ऑक्सीजन, बट रिलीज O2। यार ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, कोई ट्री नहीं है ऑक्सीजन रिलीज करने के अलावा। कहने का मतलब ऐसा कोई ट्री नहीं है जो O2 रिलीज ना करता हो। इसी बात को दूसरे तरह से लिखते हैं, दूसरी तरह से भी फिर लिखते हैं। देखो जैसे यहां पर किया था, इसी बात को दूसरी तरह से लिखने की कोशिश करते हैं। देयर is no tree that does not release O2। आप ध्यान से सुनो, ऐसा कोई पेड़ नहीं है, कोई पेड़ नहीं है जो O2 रिलीज ना करता हो। भाई साहब, भाई साहब ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो यार, साफ साफ क्लियरिटी है। इसकी जगह यहां पर आप सब जो जानते हो, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, इसके लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ट्री को ये दिखा रहा है। सेम कहानी यहां पर है भाई, ये ट्री को दिखा रहा है, ट्री है सिंगुलर, तो ये भी क्या हुआ? अरे ये भी क्या हुआ? सिंगुलर। ये भी क्या हुआ? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और कैसा है? सिंगुलर। तो याद रखना इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी, जो वर्ब आएगी ये है वर्ब, तो याद रखना वर्ब भी सिंगुलर आएगी। रिलीजेस करना इसको जरा, रिलीजेस, यानी देयर इज नो ट्री बट रिलीजेस O2, ठीक है। कोई ट्री नहीं है ऑक्सीजन रिलीज करने के अलावा, यानी कहने का मतलब ऐसा कोई ट्री नहीं है जो O2 रिलीज ना करता हो, जो O2 रिलीज ना करता हो। ये प्लूरल दिखाएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। इससे पहले वाला जो नाउन यदि वो सिंगुलर होगा तो वो सिंगुलर होगा, सीधी सी बात है। तो ये बात रही किसकी? रिलेटिव प्रोनाउन बट की। अरे ये किसकी बात रही? रिलेटिव प्रोनाउन बट की। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें ना समझ में आई होगी। और यार कोई मुश्किल काम नहीं था, बड़ी आसान सी चीज थी, ठीक है। अब चीजें ये थोड़ा सा नीचे हल्का सा कट गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ जाना, समझ जाओगे आप लोग, है ना। कोई मुश्किल चीज नहीं है, आसान है। तो यदि कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको रिवाइंड करके वापस से देखिए, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और अभी आपको ये दिक्कत भी नहीं होगी, जैसे आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, तो आपको ये भी दिक्कत नहीं होगी यार नोट्स कैसे लिखें, कैसे समझें। अब आराम से देखिए यार, आप लोगों की मर्जी है, एक बार पढ़ लीजिए, फिर चाहे इसको स्पीड लगा के और जल्दी से तेजी से देख लीजिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए जी, यहीं पर मैं इस इंग्लिश की क्लास का फिर अंत करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें ना समझ में आई होंगी सभी लोगों को, और चीज़ें चल रही हैं इस हिसाब से। और मैं कोशिश करूँगा कि जो अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे मान लो कोई क्लास जो नहीं हो पा रही है रेगुलर, तो मैं कोशिश करूँगा टाइम। देखो यार सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? जब लाइव क्लास चलती है वहाँ इंटरेक्शन होता है, ठीक है, वहाँ ऐसा लगता है, वहाँ लग रहा होता है, फीलिंग आ रही होती है कि हाँ यार स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो हाँ ना भी, चलो सारे तो नहीं बोलते, लेकिन 2-3-4 लोग तो हैं जो रिप्लाई करते रहते हैं, तो लग रहा होता है यार हाँ क्लास है। अभी यहाँ क्या है, यहाँ बस आपको एक इमेजिन करना पड़ रहा है कि हाँ भाई स्टूडेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर बस केवल एक इमेजिनेशन है, बाकी बस चीज़ें चली रही हैं।
ठीक है, तो मैंने कोशिश पूरी की है कि आप जैसे ऑफलाइन में चीज़ें देखते हो उसी तरह से चीज़ें यहाँ आपको समझ में आए, और समझाया तो मैंने पूरी तरह से है। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, और वरना यार रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर यहीं पे हम अंत करते हैं इस क्लास का।